वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे चैप्टर सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे लास्ट टॉपिक भी माना जाता है, एबनॉर्मल मोलर मास एंड वैन हॉफ फैक्टर। अब ये एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। अभी तक जब तक ये टॉपिक हम नहीं पढ़े थे तो हमें ये पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स के, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट पार्टिकल्स के, यानी क्वांटिटी ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स के। ठीक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाता है जब हम उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं। और ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं क्वांटिटी ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे। तो अब देखते हैं, चलिए मान लीजिए एक सल्यूशन है 1 मोल KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस 1 kg ऑफ वाटर। तो वाटर हमारा सॉल्वेंट है और सॉल्यूट क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ठीक। अब हमें पता है कि पोटेशियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और अपने एक्वस सॉल्यूशन में वो डिसोसिएट हो जाता है कंप्लीटली, 100% डिसोसिएशन उसका हो जाता है पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन में, K+ और Cl- में। ठीक है, अब हमें जो है, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन देखा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका? सल्यूट का, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट का। तो आइए देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। अब देखिए, हमें पहले से पता है मोलर मास KCl का कितना होता है। पोटेशियम का होता है आपका 39, Cl का होता है 35.5। ऐड करेंगे तो कितना होगा? 74.5 ग्राम पर मोल। तो हमने यहाँ पे किनारे एक जगह लिख लिया क्योंकि ये बात हमें पता है कि हमारा जो सल्यूट है पोटेशियम क्लोराइड, उसका मोलर मास होता है 74.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ओके। अब चलिए देखते हैं हमारा जो सॉल्वेंट है, जब इसमें KCl ऐड किया गया, सॉल्यूशन बनाया गया, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या फ़र्क आया। तो हमें पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। व्हाट इज KB? KB इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फाइन, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब बच्चा देखो, आपका वाटर का KB होता है 0.52 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, ठीक, ओके। और हम अगर KCl को देखें जरा, एक्वस KCl, तो ये 100% डिसोसिएट हो जाता है K+ और Cl- में। अब एक चीज बताइए, आपने सल्यूट कितना लिया था? 1 मोल, लेकिन सॉल्यूशन में आपको कितना मिल रहा है? 1 मोल KCl क्या देगा? 1 मोल K+ और 1 मोल Cl-। शुरुआत में ये दोनों 0 रहेंगे और जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0। और हमें पता है 1 मोल KCl देगा 1 मोल K+ एंड 1 मोल Cl-। तो टोटल नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स अब सॉल्यूशन में कितने हो गए? 1 + 1 2 मोल्स। यहां आपने फर्क देखा कि जब ये डिसोसिएट कर गया, जैसे ही आपने इसको वाटर में ऐड किया तो ये धीरे धीरे डिसोसिएट किया। इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
सो 100% डिसोसिएशन होगा। तो 1 मोल आपने लिया था तो ये तो डिसोसिएट हो गया 100% जीरो, और ये आपको पता है बाय स्टोकियोमेट्री कि ये कितना देगा, 1 मोल KCl 1 मोल K प्लस देगा, 1 मोल Cl माइनस देगा। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हो गए, 2 मोल्स। चलिए अब इसमें हम पुट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.52 वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg कितना दिया हुआ है, हमने कितना लिया है 1 kg, तो हम यहाँ पे 1 लिख दिए। यहां से आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है 1.04 केल्विन। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमारा जो है एलिवेशन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा कितने से, 1.04 केल्विन से। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। अब देखो बच्चों, डेल्टा TB कितना आया था, 1.04 केल्विन। चलो अब डेल्टा TB हम कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा TB हमें पता है, हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मास ऑफ KCl। सल्यूट का मोलर मास आप कैलकुलेट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। चलो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TB आया है 1.04, KB कितना है 0.52 इंटू मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने थे, 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हाँ अब आ गई बात, हमने कितना लिया था 1 मोल KCl, कितना लिया था 1 मोल KCl। तो 1 मोल KCl का मास कितना होता है 74.5 ग्राम। तो यहां पे हमने पुट किया गिवन मास 74.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m मोलर मास ऑफ KCl डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg दैट इज 1। तो यहां से अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करें तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हाफ ऑफ, ये आपका कट गया 2, तो ये आपका आ रहा है 74.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 37.25 ग्राम पर मोल। अब ये क्या हुआ, मोलर मास KCl का कितना आ रहा है 37.25 ग्राम पर मोल, जबकि हमें पता है कि मोलर मास KCl का कितना होता है 74.5 ग्राम पर मोल। दिस इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास, दिस इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। आप देख सकते हैं हमारा जो एक्चुअल मोलर मास KCl का हमें पता है 74.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। और हमने जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से उसका मोलर मास कैलकुलेट किया कंसीडरिंग द डिसोसिएशन ऑफ KCl, तो हमारा आ रहा है जस्ट हाफ उसका। इसी को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। होप आपको एबनॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो।
अब सिंस ये एबनॉर्मलिटी जो देखी गई, ये जो एबनॉर्मलिटी देखी गई, तो इससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज हम पहले कैलकुलेट करते थे विदाउट कंसीडरिंग एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, अगर हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यहां पे डिसोसिएशन हो रहा था, कभी डाइमर बनेगा तो एसोसिएशन होगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स घट जाएंगे, हाँ या ना। तो आप जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन को इग्नोर कर रहे थे जब तक, तब तक तो ठीक था, लेकिन अगर आप एसोसिएशन और डिसोसिएशन को कंसीडर कर रहे हैं और फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं सॉल्यूट का, तो वो एबनॉर्मल मोलर मास दे रहा है, यानी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इफेक्ट हो रही हैं कंसीडरिंग एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए वैन टॉप फैक्टर पढ़ेंगे हम लोग। वैन टॉप फैक्टर क्या होता है, आइए देखते हैं। देखो बच्चा, वैन टॉप फैक्टर डिनोट करते हैं आई से, स्मॉल आई से। अब ये स्मॉल आई होता क्या है, चलो देखते हैं। आई इज इक्वल टू, अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट, आई इज इक्वल्स टू टोटल नंबर of moles of solute after association या dissociation। total number of moles of solute after association or dissociation divided by total number of moles of solute before association or dissociation। It is also equal to normal molar mass divided by abnormal molar mass। जरा देखते हैं अपने पिछले एग्जाम्पल से कि क्या दोनों सही आ रहे हैं। आई है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। केसीएल में क्या हो रहा था, एक्वस केसीएल में डिसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, आई इक्वल टू 2। बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, 1, तो आई की वैल्यू 2 आई। ठीक है, अब देखते हैं इस फॉर्मूले से आई की वैल्यू कितनी आती है। नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास केसीएल का कितना था, 74.5। एबनॉर्मल मोलर मास कितना आया, 37.25 विच इज इक्वल टू 2। तो हम देख रहे हैं सही है। और एक लास्ट फॉर्मूला होता है वैन टॉप फैक्टर आई का, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड colligative property. इस ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंटली हमें मिलती है वैल्यू। और कैलकुलेटेड को हम कहते हैं थ्योरेटिकल, कैलकुलेटेड को कह सकते हैं थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो ये जो होती हैं ये हमारी थ्योरेटिकल है, और एक्सपेरिमेंटल जो हमारी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब बच्चों इस चीज को समझने के लिए आइए हम थोड़ा सा सवाल देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जेई के। जैसे कि पहला प्रॉब्लम जो मैं करने जा रहा हूं, पहले हम पहले डिसोसिएशन का केस देखते हैं, फिर एसोसिएशन का केस देखते हैं। मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट MX2, ठीक है, एक सॉल्ट है MX2, ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्यूट क्या है MX2, और इसका वैन हॉफ फैक्टर दिया हुआ है 2। वैन हॉफ फैक्टर कितना दिया हुआ है 2। तो हमसे पूछ रहा है कि इस सॉल्ट का, अब हमें तो नहीं पता ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है कि वीक सॉल्ट है, वैन हॉफ फैक्टर दिया हुआ है 2, हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ MX2, इस सॉल्ट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कीजिए। आइए चलिए देखते हैं। देखिए MX2 एक्वस, ये जब डिसोसिएट होगा तो कैसे डिसोसिएट होगा, आपको पता है ये +2 है, ये -1 है, तभी तो ये आपका फॉर्मूला बना MX2, तो ये आपका देगा M+2 एक्वस प्लस 2x माइनस एक्वस, ठीक है बच्चा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ इसमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने इक्विलिब्रियम को केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है। देखो एट T इक्वल टू 0 इनिशियली, मान लीजिए इसके 1 मोल हैं, तो इसके कितने हैं 0 0 इनिशियली, T इक्वल टू 0 एट T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, मान लीजिए इसके x मोल डिसोसिएट कर गए, तो बच्चे कितने 1 माइनस x। अब आपको पता है कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल MX2 डिसोसिएट होगा तो देगा 1 मोल M+2 आयन और 2 मोल X माइनस आयन। तो X मोल अगर डिसोसिएट होगा तो कितना देगा, X मोल M+2 आयन और 2X मोल X माइनस आयन, या Y ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कैपिटल X ले चुके हैं, Y ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना बनेगा Y मोल और ये कितना बनेगा 2Y, ठीक बच्चा। अब देखिए I इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, फॉर्मूला याद आ रहा है, तो I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो I आपका आएगा, देखते हैं आफ्टर डिसोसिएशन कितने बने, 1 माइनस y प्लस y प्लस 2y, बिफोर डिसोसिएशन 1 लिया था हमने,
ठीक है। I की वैल्यू दी हुई है 2, तो यहां से 2 इज इक्वल्स टू ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 2y, y इज इक्वल्स टू 0.5। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आया? 0.5। और परसेंटेज में अगर पूछ लिया तो आप निकाल सकते हैं। परसेंटेज में अगर इसको निकालना है तो इनटू 100 मतलब 50% डिसोसिएशन। तो ऐसे हम, ये इसका एक एप्लीकेशन हुआ वेन हॉफ फैक्टर का इन केस ऑफ डिसोसिएशन। अब हम एक केस देखते हैं एसोसिएशन का। आइए बच्चों, देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए प्रॉब्लम और शॉर्ट में लिख भी दूंगा। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन एक सॉल्वेंट है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय 0.45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी हमें दिया हुआ है डेल्टा TF ऑफ बेंजीन C6H6 0.45 डिग्री। तो प्रॉब्लम कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय 0.45 डिग्री व्हेन 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, acetic acid is a weak electrolyte, it dissociate into what? H plus and acetate ion. So when 0.2 gram of acetic acid is added to 20 gram of benzene, तो हमारा solution जो है वो किसका किसका है? acetic acid CH3 COOH। acetic acid कितना दिया हुआ है? 0.2 ग्राम। क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल को अप्रोच करने का बेस्ट तरीका होता है कि जो क्वेश्चन में आप लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ते चलिए, जो डेटा आपको मिल रहा है वो डेटा नोट डाउन करते जाइए, आपका केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। तो सोल्यूशन है हमारा सल्यूट है एसिटिक एसिड 0.2 ग्राम और सॉल्वेंट है बेंजीन 20 ग्राम। इफ एसिटिक एसिड एसोसिएट्स, मतलब एसिटिक एसिड एसोसिएट कर रहा है सॉल्यूशन में, एसोसिएट टू फॉर्म अ डाइमर। डाइमर क्या होता है? दो ए सॉल्यूट है कोई ए मान लीजिए, तो उसके दो पार्टिकल्स मिलके क्या बना दिए? A2, तो इसको कहते हैं डाइमराइजेशन। तो इफ एसिटिक एसिड एसोसिएट टू फॉर्म अ डाइमर इन बेंजीन, परसेंटेज एसोसिएशन of acetic acid in benzene will be, आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। अभी इससे पहले हमने परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट किया, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एसिटिक एसिड जो सल्यूट है हमारा, उसका परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन जब वो सॉल्यूशन में डाइमर फॉर्म करता है। किसके सॉल्यूशन में? बेंजीन। बेंजीन सॉल्वेंट है हमारा, ठीक है। हमें और क्या डेटा दिया हुआ है? KF फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट क्रायोस्कोपिक, that is equal to 5.12 Kelvin kg per mole. KF of benzene is, KF of pure benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. What we have to calculate? We have to calculate degree of association of acetic acid. चलिए करते हैं।
देखो एसिटिक एसिड डाइमर बना रहा है, मतलब दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलके एक डाइमर बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए T इक्वल टू 0 पे हमने इसका 1 मोल लिया, ये 0 होगा। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे मान लीजिए इसके, मान लेते हैं कि इसके x मोल एसोसिएट कर गए, तो अब जरा बात समझिएगा, तो बचेगा कितना, 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, तो हमें पता है बाय स्टोइकियोमेट्री कि 2 मोल एसिटिक एसिड का एसोसिएट करेगा तो 1 मोल डाइमर बनेगा, हाँ या ना? ठीक है, तो अगर x मोल करेगा तो कितना बनेगा, x/2, तो यहां कितना बनेगा, x/2। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम जरा I कैलकुलेट कर लें। I is equals to number of moles after association divided by total number of moles before association। तो after association कितने हैं, 1 माइनस एक्स प्लस x/2 डिवाइडेड बाय बिफोर कितने हैं, 1, तो कितना आ गया, 1 माइनस x/2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं, तो हमारा ये I इज इक्वल्स टू I आया 1 माइनस x/2। अब आगे चलते हैं, अब हमें I कैलकुलेट करना होगा। अगर हम I कैलकुलेट कर लिए तो X कैलकुलेट कर लेंगे, और वही हमसे पूछा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो I कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू I, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू, देखिए यहां पे मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर सल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट या एसोसिएट कर रहे हैं, तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने फॉर्मूले पढ़े थे, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर का, राइट हैंड साइड में सबको I से वेन हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें पता है कि इसमें फ्रीजिंग पॉइंट बता रहा है डिक्रीज हुआ है, तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, हमें पहले का फॉर्मूला क्या पता है, KF इंटू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, लेकिन सिंस सल्यूट एसोसिएट हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेन हॉफ फैक्टर से I से। ठीक है, ठीक, डेल्टा TF कितना दिया हुआ है, 0.45 I। KF कितना दिया हुआ है, KF ऑफ बेंजीन सॉल्वेंट का KF कितना है, 5.12 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, मोलैलिटी कैलकुलेट हम ऐसे करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, तो सल्यूट का हमें एसिटिक एसिड का मास दिया हुआ है 0.2, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास एसिटिक एसिड का कितना होता है, 60। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन कितना दिया हुआ है आपका, 20 ग्राम, तो इसको kg में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा I आता है चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा I आएगा
तो बच्चों यहाँ से हमारा आई आ जाता है 0.53। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका आई आ जाता है 0.53। अब आपने यहाँ पे इक्वेशन 1 में लिखा था I इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाई 2 और I की वैल्यू पता चल चुकी है, तो 1 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.53, क्योंकि I इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाई 2 आया था। यहाँ से अगर हम x कैलकुलेट करें तो हमारा x आता है 0.94 और अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आएगा 94%। और x हमारा था क्या, x हमारा था डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एंड जितनी भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं नोट कर लीजिए। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, डेल्टा TV एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डेल्टा TF depression in freezing point is equals to I into KF into molality of solution, and osmotic pressure pi is equals to I into concentration of solution into gas constant into temperature। तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम उनको I से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर सोल्यूशन में डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो।